हाँ तो भैया भैया आवाज़ ना तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? संधारित्रों के संयोजन। संधारित्रों के संयोजन मतलब संधारित्रों को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये आज के मतलब इस चैप्टर की थ्योरी की का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट भैया ये नहीं है इम्पॉर्टेंट। देखो ये दो चीज तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एक तो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। सही है, क्या पूछा जाता है? डेरिवेशन। और दूसरा इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। क्या? और तुम्हें पता है कि जब आप क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड का एग्जाम है, फिजिक्स का पेपर जब होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल। अगर आपने लास्ट ईयर का वो देखा है पेपर बोर्ड का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो मेरी पढ़ाई भी न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है कुल मिला के। थ्योरी हालांकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि सब बच्चों के समझ में आ जाए, है ना। मैं कोशिश करता हूँ बार बार समझाऊं ताकि दिमाग में बैठ जाए, दिक्कत ना हो। बोर्ड के एग्जाम है तुम लोगों के, ये मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मेरा मेन फोकस हमेशा न्यूमेरिकल पे रहा है। सही है, तो ये जो कर रहे हो तुम थ्योरी, ये एक तरीके से बस कर रहे हो। न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से करने हैं, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब न्यूमेरिकल करने होंगे, क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए न्यूमेरिकल ही होते हैं। सही है, अगर न्यूमेरिकल अच्छे कर लिए तुम लोगों ने तो फिर आपको अगर न्यूमेरिकल आते हैं, इट मींस आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज है अच्छे से। अगर आपने 40 न्यूमेरिकल है किसी चैप्टर में और 40 के 40 न्यूमेरिकल कर लिए, तो इसका मतलब क्या है कि उस चैप्टर की आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी गुजरना पड़ेगा और हो सकता है हम भी कहीं फंस जाए न्यूमेरिकल करते हुए, तो वो भी अच्छा लगता है कि तुम लोग इतना टफ न्यूमेरिकल आया, हमें भी सीखने का मौका मिलता है कुछ। तो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे संधारित्रों का संयोजन। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अभी समझ लोगे, घर पे एक बार पढ़ लोगे, पूरा पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्र तुम लोगों ने पढ़ लिया अभी। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है तुम लोगों ने। इसमें प्लेटें होती हैं, एक पे धनावेश होता है, दूसरी पे ऋणावेश। अब कई सारे संधारित्र अगर दे दिए जाए तुम्हें और उन्हें जोड़ा जाए, तो जोड़ने को ही तो क्या कहा जाता है? संयोजन। मतलब एक संधारित्र में नहीं हो सकता संयोजन। संयोजन कितने में होगा? एक से अधिक संधारित्र चाहिए होंगे, 2 या 2 से अधिक, और उन्हें आपस में जोड़ना, उस जोड़ने को ही क्या कहा जाएगा? संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्रों को आपस में जोड़ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज हम जो बात करने वाले हैं इस विषय में होगी संधारित्रों को आपस में जोड़ना। मेन फोकस है मेरा, देखो कि समझ में आए तुम लोगों के। अगर समझ में नहीं आता है तो 10 बार पूछो, क्योंकि ये चीज पढ़ सकते हो तुम कहीं भी, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्वेश्चन बैंक, बुक, गाइड, जाने क्या क्या है दुनिया में, तुम पढ़ना चाहो तो अगर केवल पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तो वो तो वहां से भी कर सकते हो। यहाँ तुम्हारा मेन पर्पस क्या है आने का? कि 1 घंटे अगर बैठे हो तो कुछ समझ के जाओ। ठीक है, वो दिमाग में जब घुस जाएगा ना तुम्हारे, तो वो कभी निकलता नहीं है, दोबारा जब पढ़ोगे तो भी ध्यान आएगा वो। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। 2 तरीके का संधारित्रों का संयोजन होता है। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन मतलब जोड़ना। 2 प्रकार का होता है। आवेशों का भी 2 प्रकार का होता है भैया। आवेशों का संयोजन हाई स्कूल में या प्रतिरोधों का? प्रतिरोधों का होता है। हाँ, तो प्रतिरोधों का संयोजन भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में। ये संधारित्र पहली बार पढ़ रहे हो 12th में, तो संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मिलता जुलता ही है, लेकिन इसे ये अलग है थोड़ा, इसके रूल अलग है। ठीक है, इसके रूल उसके अपोजिट है। उसमें जो है रूल वो श्रेणी क्रम में r = r1 + r2 + r3 करते हो, और समांतर क्रम में 1/r = 1/r1 + 1/r2, तो उसका अपोजिट हो जाता है यहाँ।
यहाँ श्रेणी क्रम में होगा 1/c 1/c1 1/c2 इस तरीके से, जी भैया। ठीक है। और समांतर क्रम में हो जाएगा c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी जब मैं कराऊंगा तो सब समझ में आएगा। ये तो अभी मैंने ऐसे ही बताया तुम्हें, लेकिन तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट हमने लिख लिया श्रेणी क्रम क्रम में, इंग्लिश में लिखते हैं इसे इन सीरीज, ठीक है। सेकंड होता है समांतर क्रम समांतर क्रम में, नोट कर लो इसे, पैरेलल इन पैरेलल। पैरेलल। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को हेडिंग बना लेंगे हम श्रेणी क्रम में, लिख लेंगे हम श्रेणी क्रम मतलब इन सीरीज। अब देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ श्रेणी क्रम में सिंपल सा बिल्कुल तरीका है श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। जैसे एक संधारित्र ये है, सही है, ये एक संधारित्र है, दो प्लेटें होती है ना, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है। कितने संधारित्र हो गए टोटल? 3। चलो 3 पे ही हम करते हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता है C3। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है। कैसे क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? पहला संधारित्र जो होगा उसकी पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ देते हैं, स्रोत से, जिससे आवेश दिया जाता है। दो चीजों से जोड़ते थे पहली प्लेट को, एक तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से, वो गोला जो बनता है यहाँ पे, और दूसरा आवेश भी दिया जाता है ना, तो आवेश देने के लिए स्रोत से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहला संधारित्र है उसे किससे जोड़ दिया? स्रोत से। स्रोत से मतलब जो इसे आवेश देगा। पहला संधारित्र जोड़ दिया। अब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, दूसरी प्लेट ये है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगला जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। जुड़ गए ये दोनों संधारित्र, आपस में जुड़ गए। अब ऐसे ही जब इससे इसे जोड़ना है तो क्या करेंगे? दूसरी प्लेट की पहले, इसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। तो इसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। आगे और संधारित्र भी जोड़ सकते थे हम, लेकिन हम 3 ही दिखा रहे हैं। अगर आगे संधारित्र जोड़ना है तो क्या करेंगे? अब इसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के ये काम होता है कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को तो स्रोत से जोड़ देते हैं। पहला संधारित्र है ये कौन सा संधारित्र है? पहला। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को तो स्रोत से जोड़ दिया। बाकी सारे संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं कि हर संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। हर संधारित्र की दूसरी प्लेट जो होगी उसे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम? जो अंतिम संधारित्र होता है उसे किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से, क्योंकि अंतिम संधारित्र पे यहाँ पे प्लस आवेश रह जाएगा ना, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया कैसा होता है? बनाओ डायग्राम फटाफट और नोट करो ये। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ देते हैं। स्रोत से जोड़ देते हैं। पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ देते हैं, स्रोत से जोड़ देते हैं, स्रोत से जोड़ देते हैं। व उसकी दूसरी प्लेट को अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट, उसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं।
अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, वह दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अगले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले, ये काट दो, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। वह अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। हाँ, वह अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वह अंतिम देखो, अंतिम ऐसे लिख सकते हो, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस डेरिवेशन को समझो, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। माना 3 संधारित्र, कितने संधारित्र दिखाए हैं यहाँ? 3, जिनकी धारिताएं कितनी है? C1 C2 C3 क्रमशः धारिताएं C1 C2 व C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े। अब देखो, जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे ना, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आवेश सेम फ्लो होगा। ठीक है, आवेश कैसा रहता है? सेम। श्रेणी क्रम में एक बात तुम लोगों को याद रखनी है, श्रेणी क्रम के 2 रूल याद रखना बस। पहला, आवेश कैसा रहेगा? सेम। भैया 1 मिनट रुक जाए, जा रहा था। तो श्रेणी क्रम में 2 रूल तुम लोगों को याद रखने हैं। आवेश कैसा फ्लो होगा? सेम आवेश फ्लो होगा, लेकिन विभवांतर सब में अलग अलग होगा। विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। क्यों? अब देखो कैसे होता है। मान लो इस प्लेट को +Q आवेश दिया गया, तो इस वाली प्लेट पे कितना आवेश आ जाएगा? -Q। बाहरी सिरे पे इसके कितना आवेश आएगा? +Q। Yes, sir. वो +Q अगली प्लेट पे चला जाएगा, तो इस वाली प्लेट पे कितना आवेश आ जाएगा फिर? +Q। तो इसके भीतरी सिरे पे कितना आवेश आ जाएगा? -Q जब आता है बाहरी सिरे पे +Q आवेश आता है, वो +Q आगे चला जाएगा, तो इसमें फ्लो होता हुआ जाएगा ना वो सारा +Q। तो +Q यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? -Q। तो बाहरी सिरे पे जो +Q आएगा वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो, आवेश सेम फ्लो हो रहा है, पूरे में आवेश का फ्लो कैसा रहेगा? सेम। लेकिन धारिता अलग है, तो विभवांतर कैसा कैसा होगा? सबका अलग अलग। इसका विभवांतर V1 है मान लिया, संधारित्र 2 पे C2 पे कितना विभवांतर है? V2। और तीसरे संधारित्र पे विभवांतर कितना है? V3। ठीक है, हाँ। तो आवेश सेम फ्लो हो रहा है सब में, लेकिन विभवांतर अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग जो होता है, जैसे अलग अलग विभवांतर है, तो इन तीनों का कुछ टोटल भी तो होगा। V1 देखो, इसमें विभवांतर हो गया V1, इसमें विभवांतर हो गया V2, इसमें विभवांतर कितना हो गया? इनका टोटल श्रेणी क्रम में जो टोटल विभवांतर होगा वो कितना होगा? V = V1 + V2 + V3।
V3, है ना? तो तीनों संधारित्रों पर विभवांतर यहाँ पे मान लेंगे, माना V1, V2 व V3 कैसे? क्रमशः, क्रम के अनुसार, है ना? क्रमशः, ठीक है? तब अब देखो यहाँ पे जो विभवांतर हैं तीनों पे क्या मान लिए? V1, V2 और V3। और V1 अगर मैं मानूं, V1 बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? सी क्यों? Q इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन क्यू अपॉन सी होगा भैया। हाँ, Q upon तो C। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन सी। Q1 अपॉन C। V2 बराबर क्या हो जाएगा? भैया क्यू तो सेम रहेगा। हाँ, Q अपॉन C। और ये V2 बराबर क्या होगा? Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और V3 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। तब कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इनकी वैल्यू लगा दें, जी भैया। ठीक है? तो V बराबर क्या होगा? Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब देखो, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। यदि परिणामी धारिता, तीनों की परिणामी धारिता C हो, ठीक है? तीनों को मिला के एक मान लें हम, और उसकी धारिता हमने क्या मान ली? C। तो अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? आवेश तो वही रहेगा क्योंकि Q, आवेश तो सेम रहेगा, Q अपॉन C। समीकरण 1 में रखने पर क्या? V का जो मान है वो कहाँ लगा दें? समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C इक्वल टू, यहां से देखो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब Q क्या आ जाएगा इसमें? कॉमन आ जाएगा, कॉमन, और क्यू कट जाएगा। Q कट जाएगा। चलो यहाँ लिख लेगा मैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा जो हमने सॉल्व करा है, ये सेकंड पार्ट, और थर्ड जो हो गया वो क्या हो गया? 1 अपॉन C। देखो Q यहाँ लिखा है हमने, Q वहां से भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C3, है ना? दिख रहा है सबको? तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। नोट कर लो। अच्छा, 1 अपॉन C बराबर आया, वो आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या है? अगर तीनों की मिला के धारिता हमने C मानी, तीनों की मिला के हमने कितनी धारिता मानी? तो ये क्या है? उसका व्युत्क्रम है ना? परिणामी धारिता जो है 1 अपॉन का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। 1 के अपॉन होने का मतलब क्या है? 1 अपॉन C। इसका मतलब ये व्युत्क्रम हुआ। क्या हुआ? व्युत्क्रम। तो ये परिणामी धारिता का व्युत्क्रम है, और किसके बराबर है? अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है ना? ये पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है प्लस दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम प्लस तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम। तो यानी कि परिणामी संधारित्र की धारिता का जो व्युत्क्रम होता है, परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है, वो संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सही है? अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। ठीक है? तो ये चीज लिख लो। अतः श्रेणी क्रम में परिणामी
परिणामी धारिता का व्युत्क्रम। ये क्या है? परिणामी धारिता का व्युत्क्रम। परिणामी धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों के अलग अलग संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों, ये धारिताओं के व्युत्क्रम है ना, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है? आप कौन सा संयोजन पढ़ेंगे? आप समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, या समांतर क्रम में लिख दो, या इन पैरेलल। ठीक है? पैरेलल में कैसे होता है अब ये देखेंगे। समांतर क्रम संयोजन, अभी तुमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था? पहली प्लेट को सोर्स से जोड़ देंगे और हर संधारित्र की, अगले जितने भी संधारित्र होंगे उसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये ऊपर से हटा देना, ठीक है? थोड़ा बोर्ड का स्पेस बढ़ जाएगा। समांतर क्रम पैरेलल। अब इसमें क्या होगा? उसमें 3 संधारित्र जोड़ के दिखाए थे, अभी यहाँ भी हम 3 संधारित्र ले रहे हैं। एक संधारित्र ये ले लिया हमने, इसकी धारिता है C1। दूसरा संधारित्र ये ले लिया हमने, इसकी धारिता है C2। एक और संधारित्र ले लिया, इन्हें कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर। ठीक है? कौन से क्रम में जोड़ना है? अब समांतर क्रम में क्या होता है? जितने भी संधारित्र होंगे, जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, उनकी पहली प्लेटों को एक ही बिंदु पे जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं? देखो, सबकी पहली प्लेटें कहाँ जोड़ दी? एक ही बिंदु पे जोड़ दी। सही है? सपोज इसे A कह दिया हमने, और बाकी जो दूसरी प्लेटें बचती हैं उन्हें भी किसी एक ही बिंदु पे जोड़ देते हैं लाके। कहाँ जोड़ दिया? दूसरे बिंदु B पे, और फिर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वो तो एज यूजुअल है, ताकि इधर का धनावेश खत्म हो जाए। तो अब देखो, सोर्स यहां से इन्हें आवेश दे रहा होगा। धारिताएं तीनों की अलग अलग है। धारिताएं तीनों की कैसी हैं? यानी कि ये आवेश अलग लेगा, ये आवेश अलग लेगा, ये आवेश अलग लेगा। वो तो श्रेणी क्रम था। श्रेणी क्रम में तो बहता हुआ ही उतना आवेश जा रहा है, जितना पहले संधारित्र से आया उतना ही तो आएगा अगले पे। श्रेणी क्रम में तो ये मजबूरी थी, लेकिन अब ये क्या है? ये तीनों ले रहे हैं यहाँ से आवेश। पहली प्लेटें तीनों की लेंगी ना, वहां तो पहला संधारित्र अगले को पास करता है आवेश। यहाँ पहला संधारित्र नहीं, सीधे सोर्स से जुड़े हुए हैं। ये सीधे सोर्स से जुड़े हुए हैं। सोर्स जितना एक के लिए है उतना ही दूसरे के लिए भी है। सबके लिए एक बराबर है, सबको स्रोत ही दे रहा है आवेश। तो सब अपने हिसाब से ले लेते हैं आवेश। अब इसने मान लो Q1 ले लिया, इसने ले लिया Q2, और इसने कितना ले लिया? तो इस पे कितना हो जाएगा? -Q1, इसमें -Q2, और इसमें -Q3। कहने का मतलब यह है कि वहां आवेश सेम फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ आवेश कैसा होगा? अलग, है ना? श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था? श्रेणी क्रम में 2 चीजें बताई थी। क्या सेम रहता है? आवेश। आवेश Q सेम रहेगा, विभव विभवांतर V अलग अलग होगा। यही तो बताया था। यहाँ पे इसका अपोजिट होता है। आवेश Q अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों पे विभवांतर कैसा होगा? क्योंकि सेम बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वही इन तीनों के बीच विभवांतर होगा। सही है? सेम बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बीच विभवांतर कैसा हो जाता है? तीनों के लिए ही V, तीनों के लिए विभवांतर V होगा। ठीक है? तो समांतर क्रम में क्या?
समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से दूसरी प्लेट व दूसरी प्लेट पृथ्वी से दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। ठीक है, यहां 3 संधारित्र है। अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, थोड़ा समझ लेना। जिनकी धारिताएं क्या है? C1 C2 और C3 C1 C2 व C3 ये हो गई इनकी धारिताएं। जो यहाँ दिख रहा है वही लिख देंगे आप। ठीक है, धारिताएं क्या है? C1 C2 व C3 है। इन पर आवेश क्रमशः क्या क्या आवेश है? Q1 Q2 व Q3 है। व उभयनिष्ठ विभवांतर, तीनों पे सेम है ना विभवांतर? V विभवांतर V V है। तब कुल आवेश अगर तीनों का हम मिला दें, देखो यहां क्या रहा होगा? Q आवेश रहा होगा। Q आवेश तो रहा होगा, सोर्स ने क्या दिया होगा? यहाँ पे सोर्स ने कितना आवेश दिया होगा? Q। वो 3 भागों में बट गया, Q1 Q2 और Q3 3 हिस्सों में बट गया। तो कुल आवेश Q जो था वो किसके बराबर हुआ? Q1 प्लस Q2 और Q3। अब Q बराबर क्या होता है? CV। CV अगर परिणामी धारिता C मानो तो इस Q की जगह क्या आ जाएगा? CV। तीनों को मिला के एक संधारित्र मान लो। ठीक है, तीनों को मिलाया, जो इन तीनों का इफेक्ट है वो एक अकेला संधारित्र ऐसा रखते हैं यहाँ। तो उसकी धारिता अगर C है तो वो तीनों की मिला के होगी ना। तीनों को हटा के एक ऐसा संधारित्र रखा जो इतना ही प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, जैसा ये इफेक्ट कर रहे हैं सेम वैसा ही कर रहा है। और उसकी धारिता कितनी है? C। विभव तो इतना ही रहेगा अभी, क्योंकि इन 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वही मिलेगा उसे भी। तो Q की जगह पे क्या रख दोगे? CV। Q1 की जगह पे क्या रख दोगे? CQ1 C1V। C2 Q2 की जगह क्या रख दोगे? C2V। और Q3 की जगह पे क्या रख दोगे? यहाँ C जो हमने यूज करा है वो क्या है? परिणामी धारिता। परिणामी धारिता है वो। सबकी मिला के जो धारिता है वो हमने C मान ली, मतलब तीनों को हटाया और एक बड़ा संधारित्र लगाया इनकी जगह पे। ठीक है, जैसे A से जोड़ा, B से जोड़ा इधर, और उसकी धारिता कितनी थी? C। उसे जब हमने आवेश दिया तो इधर प्लस Q आ गया, इधर माइनस Q आ गया, मतलब कुल मिला के वही Q1 Q2 Q3 का प्लस मिला के ही तो Q है। तो इफेक्ट सेम रहा, जो इसका अकेले का रहा वो इन तीनों का था। तो परिणामी धारिता क्या हुई? C। और विभवांतर इसमें भी कितना रहेगा? V। तो Q बराबर क्या आएगा? C इंटू V। तो Q की जगह हमने क्या लगाया? C इंटू V। क्योंकि Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, लिख लेना फॉर्मूला। Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो CV और Q1 के लिए क्या आता है? C1 इंटू विभवांतर, तो इसका भी V ही है। C1 इंटू V। इसकी धारिता है C2 तो C2 इंटू V। इसकी धारिता है C3 तो C3 इंटू V। अब CV हो गया ये, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन आ जाएगा तीनों में है ना? V कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, V से भी क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब परिणामी धारिता जो होती है, परिणामी धारिता किसके बराबर होती है? संधारित्रों की समांतर क्रम में परिणामी धारिता जो होती है संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यहाँ व्युत्क्रम नहीं हो रहा है, यहाँ सीधे योग हुआ है, बीजगणितीय योग बोलते हैं इसे। परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, कल इसके न्यूमेरिकल हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बुक लाओगे सब लोग। और
न्यूमेरिकल कराएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया।